तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के पॉइंट्स टेबल के अंदर टॉप 2 पर बैठी हुई दो टीमें, चाहे वो बात करें चेपॉक सुपर गिलीज की टीमों जिसने 4 मुकाबले खेले, 4 के चारों जीते, जिसमें से 3 मुकाबला तो 8 विकेट के अंतर से जीता और एक मुकाबला इन्होंने 41 रन से जीता, यानी कि वन साइडेड किसी भी टीम को यह टीम रौंद करके आई है। वहीं पर बात करें दूसरी जो टीम है सलेम स्पार्टन्स की टीम, इसने भी 4 मुकाबले खेले हैं, पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है, 3 मुकाबले जीते हैं, एक हारा है, जो पिछला मैच इन्होंने गंवाया। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर सीएसजी की टीम के सामने थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस के साथ आज उतर सकते हैं, लेकिन दोनों टीमों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको देखना काफी जरूरी होगा। और मैदान यहां पर होगा एससीएफ क्रिकेट ग्राउंड का, जो कि सलेम के अंदर है, जहां पर इस सीजन के अंदर ऑलरेडी 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 19 जून को 7:15 पर जब यह मैच खेला जाएगा, इस मैदान पर मैच नंबर 8 और इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 17 है। तो हमने देखा पिच रिपोर्ट में कि अभी तक के 7 वाले मुकाबले जो खेले जा चुके हैं उसमें से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, यानी कि स्कोर यहां पर आसानी से चेंज होते चले गए हैं। लेकिन 2 बार यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें भी मैचेस जीत चुकी है, लेकिन वो दोनों मैचेस, वो पीछे 2 बैक टू बैक मैचेस जो खेले गए हैं वही मैचेस जीते गए, जहां पर एक चेपॉक सुपर गिलीज की टीम है जिसने अपने 180 के स्कोर को डिफेंड किया, 172 बनाने दिए सामने वाली टीम को, जो कि डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम है। और यहां पर एक और मैच जहां पर जो टीजीसी की टीम है, यानी कि त्रिची की टीम, उसने 168 का स्कोर अपना 5 विकेट पर बना करके लाइका कुआई के खिलाफ डिफेंड किया उसको, जहां पर अगर आप देखें तो रनों का अंतर जो है दोनों इनिंग्स के अंदर वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक चीज देखने को मिली है जो काफी हद तक एक फार्मूला मिल गया है सामने वाली मजबूत टीमों को, कि यहां पर पहले बैटिंग करते हुए भी स्कोर को डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ये भी एक चीज हमको देखने को मिली है कि जिस टीम की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो काफी हद तक मैच को डोमिनेट करेगी, लेकिन जो नेचर यहाँ की पिच का है, जो इसके पहले के 5 मैचेस में हमने देखा कि कोई भी स्कोर आप पहली इनिंग के अंदर खड़ा कर लीजिए, वो स्कोर काफी आसानी से चेंज हो रहा था, चाहे वो यहां पर देख लीजिए 8 विकेट से, यहां पर 7 विकेट से, यहां पर तो 9 विकेट से, और यहां पर भी देखेंगे तो 4 विकेट से, यहां पर 8 विकेट से मैचेस जीते गए हैं। सारे के सारे मैचेस अगर आप देखें तो 1-2 मैचेस तो डे नाइट के थे, जो कि दोपहर में 3:15 बजे स्टार्ट हुए थे, एक ये वाला मैच और एक ये वाला मैच, बाकी सारे के सारे मैचेस रात के थे। और जो पिच यहां पर यूज की जा रही है वो भी काफी हद तक क्लियर है, काली मिट्टी की पिच है, पूरी तरह से ग्रासलेस, जहां पर बैटिंग के लिए कंडीशंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही हम बात आती है काली मिट्टी की पिचेस की ना, वहां पर एक और चीज हमको देखनी पड़ती है कि वेदर कैसा है, क्योंकि जो ये चीज आपने देखी कि पिछले 2 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचेस को जीता है, और उसमें सबसे बड़ा रीजन है ना, उसमें इक्वालिटी काफी हद तक आ गई पिछले दोनों मैच में, दोनों इनिंग्स की बैटिंग के दौरान। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर वेदर क्लाउडी है या दिन के दौरान बारिश होती है, जो कि पिछले 2 मैच में देखने को मिला, बारिश की वजह से मैच प्रभावित हुआ, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, और बारिश की वजह से पिच भी अंडर कवर रहा, तो उसमें जो वेयर एंड टेयर आना चाहिए था पूरे दिन के दौरान धूप पड़ने की वजह से, वो आया नहीं। तो पहली इनिंग की जो बैटिंग थी ना, वो काफी हद तक इजी हो गई, और अगर आप देखें तो 180 का स्कोर, 168 का स्कोर बना भी। और उसके पहले के मैचेस में देखेंगे तो पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान केवल एक यहां पर देखेंगे तो 170 प्लस का स्कोर खड़ा हुआ था, जो कि पहला मैच था बेसिकली टूर्नामेंट का। तो काली मिट्टी की पिच पर अगर वेदर ऐसा है कि दिन के दौरान बारिश हुई होगी, तो डेफिनेट तौर पर काफी हद तक मामला बराबरी का हो जाएगा, और वहां पर पूरी तरह से डिपेंड चीजें करेंगी कि कौन सी टीम बेहतर खेलेगी उस मैच को, वही टीम मैच जीतेगी। लेकिन अगर पूरे दिन के दौरान धूप पड़ी होगी, ठीक ठाक गर्मी होगी, तो पिचेस में थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आता है, मिट्टी थोड़ी सी ढीली होती है, सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा कि पहली इनिंग के दौरान जब 10वां 11वां 12वां ओवर हो गया होगा, उसके बाद मिट्टी की थोड़े से ढीली होने की वजह से गेंद बल्ले पर थोड़ा सा फंस करके आएगी। कोई भी टीम जो एक्सेलरेट करने जाएगी अपने रन रेट को, वो वहां पर फंसेगी, बल्लेबाज के गेंद पर, बल्ले पर जब गेंद नहीं आएगी आसानी से, तो वहां पर विकेटें गिरेंगे, तो वो स्कोर नहीं बन पाएगा जिसको डिफेंड किया जा सके। और उसमें भी एक और फैक्टर आता है, सेकेंड इनिंग के दौरान जब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, एयर मॉइस्चर थोड़ा सा पिच के ऊपर जाएगा ड्रॉप करके, तो पिच में एक सीन क्रिएट होता है जिसकी वजह से गेंद स्किड करके बल्ले पर आसानी से आती है। तो सब कुछ वेदर पर डिपेंड होने वाला है, वो चीज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि और कहीं आपको वीडियोस में बताया नहीं जाएगा, यहीं पर मिलेगा ये सारी साइंटिफिक चीजें। तो फिलहाल तो इन 7 मैचेस में देखें तो 31 विकेटें स्पिन को, 45 विकेटें पेस को मिली हैं, जहां पर पहली इनिंग के अंदर ही लगभग सारी विकेटें मिलती दिखाई पड़ी थी। लेकिन पिछले 2 मैच में स्पेसिफिकली अगर आप देखें ना, तो सेकंड इनिंग के दौरान पेसर्स को अच्छी खासी विकेटें मिली है, 6 विकेटें यहां पर, 7 विकेटें यहां पर, और वो सारी चीजें वो वेदर की वजह से ही हुई है। पिछले पहले 5 मैच में वेदर का कोई रोल नहीं था, धूप पूरे दिन पड़ रही थी, लेकिन पिछले 2 मैच में बारिश आई और रिजल्ट्स यहां पर बदले। तो चीजें देखनी पड़ेंगी वेदर को लेकर के भी। बाकी स्पिच रिपोर्ट को तो आपको मैंने उम्मीद करूंगा डिटेल में समझा दिया, लेकिन उस टाइम पर टॉस के बाद वेदर है कैसा और उसके पहले था कैसा, वो चीज और पिच कैसी यहां पर मिलने वाली है, वो अपडेट आपको मैं अपने फाइनल टीम के पहले टॉस के बाद
टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा और उसी के बेसिस पर जो फाइनल टीम स्मॉल लीग की बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर सलेम स्पार्टन्स की टीम का रहेगा वो आपके सामने, जहां पर हरी निशांत ओपन कर रहे हैं अभिषेक के साथ, बाकी आर विवेक है, निधीश राजागोपाल है, आर केविन है, सनी संधू है और बाकी उसी तरीके का बाकी नीचे का बॉलिंग, जिसमें जो बॉलर्स हैं जिसमें सनी संधू पिछले 2 मैच में मिला करके 3 ही ओवर करते दिखाई पड़े हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इनको टीम से ड्रॉप कर दीजिए, बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं। बाकी एम मोहम्मद हैं, ये पिछले मैच में 2 ही ओवर और पिछला मैच ये टीम बेसिकली हार करके आ रही है, उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी नहीं, पहली इनिंग में बैटिंग करनी पड़ गई थी इनको, स्कोर ये टीम डिफेंड कर नहीं पाई। उसके बावजूद अगर आप देखें तो पोया मोजी ने पूरे 4 ओवर किए, हरी निशांत भी आकर के 3 ओवर कर गए और पहले मैच भी इन्होंने 1 ओवर किया था। तो ये भी एक बड़े इंटरेस्टिंग नाम हो जाते हैं डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के तौर पर। लेकिन जो इनके मेन बॉलर हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो वो मोहम्मद होंगे, पोया मोजी होंगे जो कि ऑलमोस्ट पूरे 4-4 ओवर करके देंगे और सनी संधू भी होंगे जो पिछले मैच में 3 ही ओवर कर पाए हैं पिछले 2 मैच में, लेकिन स्टिल एक बढ़िया ऑप्शन होंगे। बाकी आप तो देख ही पा रहे होंगे कि कौन उस पर्टिकुलर इनिंग के अंदर किस किस ओवर में आ रहा है और कितने ओवर की बॉलिंग करके दे रहा है। बाकी अगर आप चाहें तो करियर का भी डेटा देख सकते हैं, हालांकि ये मामला पुराना हो चुका है, अब काफी सारे मैचेस टीम में खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेले हैं, या अगर आप किसी प्लेयर के बारे में इंटरेस्टिंगली जानना चाहें कि टीएनपीएल के करियर स्टैट्स उनके क्या रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, चाहे वो बैटर हो चाहे बॉलर हो, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इस सीजन की परफॉर्मेंस को देखें रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर, जिसमें आप क्या देखेंगे कि हरी निशांत ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई लेकिन बॉलिंग करते हुए विकेट लिया नहीं। उसके पहले वाले मैच 0 पर आउट हुए लेकिन 1 विकेट लेकर के गए। उसके पहले 83 और 6 रन की पारी। और 2 चीज देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन भी दिखाई पड़ेगा, ये जो हर एक रन के साथ आपको ये जो सिंगल इनवर्टेड कॉमा का इंडिकेशन दिखाई पड़ रहा है, और कहीं कहीं पर बॉलिंग के आंकड़े के साथ भी यहाँ पर देखिए ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा है, यहाँ पर भी है। मतलब ये जो आइकन है कहीं पर भी लगा हुआ आपको दिखाई पड़े, मतलब वो पहली इनिंग की परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैटिंग की हो चाहे बॉलिंग की हो। और जहां नहीं लगा हुआ है कुछ वो सेकंड इनिंग की है। तो ठीक उसी तरह से अगर आप हरी निशांत का देखेंगे ना, तो जो 2 इनकी बढ़िया स्कोर्स आए हैं, चाहे 50 का स्कोर हो और चाहे 83 का स्कोर हो, वो पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान, सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान 0 और 6 की पारी है। इसको लेकर के मैं ये नहीं कहता कि पहली इनिंग की बैटिंग में इनको रखिएगा, बल्कि एक पैटर्न है जो इन्होंने फॉलो किया है या इनसे हुआ है कि पहली इनिंग में बेहतर काम इन्होंने करके दिखाया। बाकी एस अभिषेक को देख लीजिए, 12, 10, 10 और 8 रन की पारी, किसी भी इनिंग की बैटिंग में बिल्कुल नहीं चले हैं। बाकी आर विवेक की बात करें, ये भी चारों मैचेस में टोटल फ्लॉप साबित हुए हैं। निधीश राजागोपाल की बात करें तो ये पहली इनिंग की बैटिंग में फ्लॉप हुए हैं लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग में हिट हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसको भी यहाँ पर आप देखते चलिए। बाकी आर केविन की बात करें तो ये भी सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान 32 और 48 नाबाद की 2 पारी खेल चुके हैं। पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान ये भी फ्लॉप साबित हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सनी संधू, और वैसे भी आपने देखा पिछले 2 मैच में ज्यादा बॉलिंग सनी संधू ने करी नहीं है और विकेट भी निकाल करके नहीं दे पाए हैं। लेकिन जब 2 बार इन्होंने और उसके पहले के मैचेस खेले तो एक बार और असफल हुए थे। केवल इनका एक मैच अभी तक अच्छा गया जहां पर पहली इनिंग की बैटिंग सेकंड इनिंग की बॉलिंग थी। हालांकि यहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग, यहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग, यहां पर भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग है, लेकिन वहां पर विकेटें इनको नहीं मिली हैं। जबकि होता यही है कि पहली इनिंग के दौरान विकेटें मिलती गई हैं, तो कंसिस्टेंसी इनके परफॉर्मेंस को लेकर के है नहीं। तो निश्चित तौर पर आप इनको ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, या बहुत सारे लोग सोचेंगे यार प्लेयर तो परफॉर्म कर नहीं रहा तो ड्रॉप कर दे, लेकिन 100% ये आपकी टीम में होने चाहिए। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा। स्पेसिफिकली पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो वहां पर तो आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी भूपति वैष्णव कुमार बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने। बाकी 2 मुकाबले में परफॉर्मेंस जो है वो आप देख सकते हैं। एस हरीश कुमार को देखिए, इनके अगर आप देखें तो 4 मैचेस में टोटल 2 विकेटें हैं। बल्ले से एक 23 नाबाद की पारी है, एक बार 1 रन की पारी है, और किस इनिंग की है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और जैसे सनी संधू ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है ना, उसी तरह से हरीश कुमार भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन दोनों बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, ये बात पक्की है। बाकी एम मोहम्मद की बात करें तो 2 बार जब पहली इनिंग की बॉलिंग करी है तो 2-2 विकेटें चटकाई हैं। एक बार सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी 4 विकेट ले चुके हैं और एक बार पिछले वाले मैच में विकेटलेस गए, लेकिन 28 नाबाद की पारी खेल दी। तो ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं, कभी भी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार होते हैं। बाकी ईश्वर एम तो उतने प्लेयर है नहीं बेहतर। पोया मोजी की बात करें तो अभी तक के 4 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं, जिसमें चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों जगह पर परफॉर्मेंस करके दिया है। इनको अभी इग्नोर कर नहीं सकते, और वैसे भी 4 ओवर करेंगे। राहिल शाह अभी तक के खेले गए 4 मुकाबले में 3 विकेट ये भी ले चुके हैं। किस इनिंग में कहां पर क्या परफॉर्मेंस किया वो भी आप देखेंगे। बाकी के जो प्लेयर्स हैं, जिसमें अरुण मौजी को भी 3 मौके मिले थे लेकिन विकेटलेस गए तीनों बार, और एक मौका मिला था एस अजीत राम को, वहां पर इन्होंने 1 विकेट लिया था।
था तो कौन से प्लेयर किस इनिंग में, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक इनिंग में परफॉर्म करते दिखाई पड़े हैं, वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। हालांकि ये भी बात काफी हद तक पक्की है कि नीतीश राजगोपाल को चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग आप मिस नहीं कर सकते, हरी निशांत को किसी भी इनिंग की बैटिंग आप मिस नहीं कर सकते। सिमिलर चीज यहाँ पर मैं सनी संधू को लेकर के भी कहूंगा, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूं कि पहली इनिंग की बॉलिंग में तो कतई मिस नहीं करना है, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के मिस कर सकते हैं। और सिमिलर चीज एस हरीश कुमार के साथ भी होगा, और एम मोहम्मद को भी आप किसी कीमत पर मिस नहीं करेंगे, और पोया मोजी को भी। तो 4 प्लेयरों को लेकर के तो कोई डाउट नहीं है। सनी संधू, एस हरीश कुमार, 2 और ऑप्शन है जिनको आप ट्राई किए जा सकते हैं रोटेट करके, या किसी एक को तो कम से कम आप लेके जा ही सकते हैं। ये चीज हमने रीसेंट फॉर्म देकर के समझी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें, ये जो सलेम के प्लेयर्स हैं जब ये खेलते हैं सामने चेपॉक के खिलाफ कभी भी T20 मैचेस, तो हरी निशांत के आंकड़े उतने बेहतर है नहीं। 11 मैच 205 रन, 18 के एवरेज, 3 विकेटें, लेकिन जो इनकी बैटिंग और बॉलिंग की यूटिलिटी है उसकी बेसिस पर आप इनको मिस कर नहीं सकते। बाकी ऐसा अभिषेक भी नहीं चले इस टीम के खिलाफ। इवन आर विवेक के आंकड़े भी बहुत ही खराब हैं। नंबर किसी के अच्छे तो है, नीतीश राजगोपाल के 6 मैच में 216 रन और शानदार 43 का एवरेज। और इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे 6 मैचेस इन्होंने सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान ही खेले हैं, जब भी खेले चेपॉक के खिलाफ। और आपने पीछे भी देखा, यहाँ पर भी देख रहे हैं, सेकेंड इनिंग के लिए टॉप परफॉर्मर है। बाकी आर केविन के भी नंबर देखिए बहुत ही खराब है। सनी संधू के टीम के खिलाफ 3 मैच 5 विकेटें हैं। इसके बाद बात करें तो एस हरीश कुमार की भी 5 बजे 85 रन 7 विकेटें हैं, लेकिन एम मोहम्मद के आंकड़े थोड़े से खराब है। 10 मैच में केवल 7 विकेट हैं, 140 रन भी है। और इसके बाद बात करें पोया मोजी के, तो 6 मैच पे 11 विकेट और इंटरेस्टिंगली इस टीम के खिलाफ राहिल साहब भी बेहतर करते रहे हैं 8 मैच पे 10 विकेटों के साथ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे। जो एक कंफ्यूजन बन रहा था ना कि सनी संधू को, एस हरीश कुमार को ले या ना लें, तो अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो सनी संधू को तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टीम में लेकर के 100% जाइए। लेकिन एस हरीश कुमार के यहाँ पर आप राहिल साहब को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसमें वेदर का भी बड़ा रोल है, वो भी देखना पड़ेगा। अगर बारिश हुई है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग ले तो और बेहतर ऑप्शन होंगे राहिल साहब, ये भी चीज देखनी पड़ेगी। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स देखने तो इस मैदान पर भी यहाँ पर हरी निशांत के आंकड़े बहुत अच्छे हैं नहीं। 9 मैच में 114 रन, 50 का हाईएस्ट स्कोर, केवल 1 विकेट है। और ध्यान रखिएगा, ये जो 50 का हाईएस्ट स्कोर है अभी पिछले ही मैच में आया है, तो ओवरऑल आंकड़े इनको बहुत ही खराब थे। लेकिन पिछले मैच में इन्होंने 50 रन भी बनाया, 1 विकेट भी लेकर के दिया, यानी कि उसके पहले के 8 मैचेस अगर आप देखें तो केवल 64 रन है, बिल्कुल भी रन निकल करके नहीं आए हैं। बाकी एस अभिषेक के भी नंबर्स बहुत ही एवरेज हैं, और इवन अभिषेक यहाँ पर आर विवेक तो चले ही नहीं है। इसके बाद नीतीश राजगोपाल के नंबर्स यहाँ पर भी जबरदस्त हैं। इसके बाद बात करें तो आर केविन यहाँ पर थोड़े बहुत ठीक ठाक रहे हैं। 6 मैच में 167 रन है, लेकिन उसमें एक 70 का हाईएस्ट स्कोर है, तो निश्चित तौर पर एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ पर। बाकी सनी संधू 10 मैच में 128 रन है, 10 विकेटें हैं। इसके बाद भूपति वैष्णव कुमार के नंबर्स आप देख सकते हैं। एस हरीश कुमार भी यहाँ पर बहुत ही एवरेज हैं, लेकिन एम मोहम्मद यहाँ पर बेहतर करते दिखाई पड़े 9 मैच में 12 विकेटों के साथ। पोया मोजी के आंकड़े भी जबरदस्त हैं। राहिल साह के 9 मैच में 7 विकेटें हैं। स्पेसिफिकली पहले इनिंग में ही थोड़ी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आई है। याज अरुण मोजी के नंबर से यहाँ पर बेहतर है, अजीत राम के आंकड़े भी बेहतर हैं। तो ये सारी चीजें देख लेने के बाद और पीछे रिसेंट फॉर्म के टाइम पर तो आपने समझ ही लिया था कि किस प्लेयर को कब ट्राई करना है, कब नहीं करना है। ये देख लेने के बाद प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देखें कि इनके बैटर्स किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ फंसते हैं। तो उसमें अगर बात करें हरी निशांत की, तो ये अभिषेक तंवर पर 2 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि सभी पर जो जिस बॉलर पर ये आउट होते रहे हैं, रन इन्होंने ठीक ठाक बनाए हैं। तो बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक दिक्कत इनको नहीं है सामने की टीम की बॉलिंग अटैक के खिलाफ। बाकी एस अभिषेक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन बॉलिंग पर फंसते हैं, और उसमें सिलाम रासन और स्वप्निल सिंह ने भी इनको एक बार आउट कर रखा है, तो स्पिन को लेकर इनको दिक्कत है। बाकी आर केविन, ये विजय शंकर और स्वप्निल सिंह पर सस्ते में आउट हो चुके हैं, 2 बार लेग स्पिन पर आउट हो चुके हैं। बाकी नीतीश राजगोपाल ये फंसते हैं ऑफ स्पिन बॉलिंग पर। बाकी बाबा पराजित ने भी 1 बार आउट किया, अभिषेक तंवर ने भी 1 बार आउट किया है। और उसके बाद यहाँ पर आर विवेक और सनी संधू के भी आंकड़े देखेंगे, और अभिषेक तंवर तो आपको हर जगह पर दिखाई पड़ेंगे। और इस टीम के खिलाफ स्पेसिफिकली एक ऐसा बॉलर लोकेश राज, जो पिछले मैच में 5 विकेट लेकर के आए हैं, वो इस टीम के खिलाफ काफी बेहतरीन काम करते रहे हैं। और स्पेसिफिकली इस मैदान पर तो और बेहतर, जो पिछले मैच में 5 विकेट लोकेश राज ने लिया था ना, अभी आप आगे परफॉर्मेंस देखेंगे, वो इन्होंने केवल 2 ओवर में कमाल करके दिखाया था। तो कैसे वो कमाल हुआ था, बाकी फिलहाल तो अभी ने सलेम स्पार्टन्स की टीम ने आपने काफी डिटेल में समझ लिया। लेकिन लोकेश राज के बारे में या बाकी प्लेयर्स के बारे में जो फिलहाल चेपॉक सुपर गिलीज के लिए खेलते हैं, यहाँ पर जानने के लिए अगर आप आए उस टीम की तरफ, तो आसिक के ओपन करते हैं लेफ्ट हैंडेड बैटर, मोकित हरिहरन है दूसरे बैटर, बाबा पराजित है, नारायण जगदीशन है, विजय शंकर है, स्वप्निल सिंह है, सुनील कृष्णा, और बाकी की इनकी बॉलिंग। और वो बॉलिंग कितनी ओवर की बॉलिंग करती दिखाई पड़ी है पिछले 2 मैचेस में, जिसमें अगर आप देखें तो अभिषेक तंवर, स्वप्निल सिंह, सिलाम बरासन और प्रेम कुमार, 4 ऐसे भरोसेमंद बॉलर इस टीम के अंदर हैं जो आपको लगभग पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। हालांकि उसमें लोकेश राज के आज ओवर्स बढ़ सकते हैं, जो कि इन्होंने पिछले मैच में जो कमाल किया, 2 ओवर में 5 विकेट निकाल करके और एक हारे हुए मैच में अपनी टीम को जिता दिया थोड़ा सा कम अंतर से। बाकी विजय शंकर पिछले मैच में केवल 2 ओवर कर पाए थे, हालांकि उसके पहले लगातार 4-4 ओवर कर रहे थे। और उसके बाद अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े भी यहाँ पर देख सकते हैं।
सकते हैं वीडियो को रोक करके, और उसके बाद इस सीजन का रीसेंट फॉर्म देखने आए, जहां पर एक चीज तो आप समझ चुके ही हैं कि चूंकि अभी तक के खेले गए 4 मैचेस में से चारों ये टीम जीती है, तो डेफिनेट तौर पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त आई होगी। लेकिन उसमें आसिक के नंबर्स देखेंगे तो 2 मैचेस अच्छे गए हैं, 2 मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, और उसमें चाहे बात करें मौकित हरिहरन के, तो ये जब सेकेंड इनिंग की बैटिंग रहे ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखाई पड़े हैं। पहली इनिंग की बैटिंग में तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस इनसे निकल करके नहीं आई है, तो ये चीज हमको पता चलती है मौकित हरिहरन को लेकर के। और साथ ही साथ अगर आप आसिक के नंबर देखेंगे तो पहली इनिंग की बैटिंग में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, सेकंड इनिंग की बैटिंग में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, तो ये एक ठीक ठाक से ऑप्शन है, और दोनों को मैं डिफरेंशियल ऑप्शन ही मान करके चलूंगा। हालांकि आसिक के का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, लगभग सभी लोगों ने इनको अपनी टीम में 70% के आसपास अपनी टीम में लेकर के गए हैं। बाकी बाबा पराजित की बात कर लें तो 56-48 नाबाद, 4177 नाबाद, कोई विकेट नहीं की परफॉर्मेंस, यानी कि किसी भी इनिंग की बैटिंग हो कमाल की परफॉर्मेंस रही पूरे टूर्नामेंट के अंदर। बाकी नारायण जगदीशन नंबर 4 पर अब आ रहे हैं, 2 मैचेस में मौका मिला है बैटिंग करने का, बिल्कुल नहीं चले हैं, और उम्मीद तो है कि शायद इनको आज प्रमोशन मिले मौकित हरिहरन या आसिक के की जहां पर ऊपर आकर के बैटिंग करने का। और अगर ऐसा होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, यहां पर जगदीशन को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं रखना है, 100% इनको टीम में लेकर के चलना है। बाकी विजय शंकर ने भी ओवरऑल अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, इनको भी लेकर के कोई डाउट नहीं, और ना तो इस चीज को लेकर के कोई डाउट है कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में लेकर के जाए। हालांकि देखना चाहें तो देख सकते हैं, विजय शंकर की बात करें, जब पहली इनिंग की बॉलिंग इन्होंने 2 बार करी है तो 2-2 विकेटें ली हैं, लेकिन जब सेकेंड इनिंग की बॉलिंग करी है ना तो कोई भी विकेट इनको मिला है नहीं। यहां से एक इनसाइड जो मिल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि जब पहली इनिंग की बॉलिंग होगी, सेकेंड इनिंग की बैटिंग होगी, तो वहां पर एक कप्तान के रूप में बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर उसका उल्टा होता है, यानी कि पहली इनिंग की बैटिंग, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग, तो वहां पर आप इनको एज ए तो वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा या तो एज ए प्लेयर ट्राई करिएगा, क्योंकि तब आपके पास बाबा पराजित का भी एक ऑप्शन है और सामने की टीम की तरफ से भी कुछ ऑप्शन हैं। तो ये चीज आपको ध्यान से देख करके चलिए। बाकी स्वप्निल सिंह, इन्होंने अभी तक देखे तो 4 मैचेस में केवल एक बेहतर मैच खेला है, जहां पर इनको सेकेंड इनिंग की बॉलिंग मिली थी, पहली इनिंग की बैटिंग मिली थी, और वहीं पर ये बेस्ट भी होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहली इनिंग की बॉलिंग, सेकेंड इनिंग की बैटिंग अगर हो तो बॉलिंग हो तो। बाकी सुनील कृष्णा 32 नाबाद की शानदार पारी खेली पिछले मैच में, दिनेश राज ने भी 13 नाबाद की पारी खेली थी। अभिषेक तंवर तो ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर के जा रहे हैं, चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। अभी तक अगर आप देखें तो 11 विकेटें ले चुके हैं 4 मैचेस में। सिलाम रासन की बात करें तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर अभी तक 3 मैच में 4 विकेट ये भी ले चुके हैं। इसके बाद लोकेश राज ने तो आपको मैंने बताया पिछले मैच में 5 विकेट लिए, वो भी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, और एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिता दिया। तो ये एक बहुत तगड़े डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बनेंगे आज के इस मैच के लिए फिर से। बाकी प्रेम कुमार लगातार 4 ओवर कर रहे हैं, लेकिन 2 बार जब पहली इनिंग की बॉलिंग करी है ना तब इन्होंने विकेटें निकाली है, लेकिन जब सेकेंड इनिंग की बॉलिंग करी है तो वहां पर इनको विकेट नहीं मिला है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो रही है वो ये कि 4 ओवर पूरे इन्होंने किया, लेकिन इसमें ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि शायद आज लोकेश राज से पूरे 4 ओवर करा दें और प्रेम कुमार के ओवर्स कट जाएं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बाकी 5 प्लेयरों को लेकर के तो कोई दिमाग में आपको डाउट रखना ही नहीं है। बाकी प्लेयरों को लेकर के जो डाउट है उसको दूर करने के लिए और भी आगे चलें, और उसमें सबसे पहले हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आसिक सामने वाली टीम के खिलाफ तो खेले नहीं, मौकित हरिहरन के 2 मैच में 32 रन है, बाबा पराजित के 6 मैच 196 रन है, 32 के एवरेज, 4 विकेट, इनको लेकर के वैसे भी कोई डाउट नहीं है। जगदीशन के भी आंकड़े जबरदस्त हैं। बाकी विजय शंकर एक ही मैच खेले हैं, 12 रन है, कोई विकेट नहीं है, स्टिल एक अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी स्वप्निल सिंह के आंकड़े टीम के खिलाफ बेहतर हैं, 25 रन है, 1 विकेट है, जहां पर बॉलिंग थी पहली इनिंग की, बैटिंग थी सेकेंड इनिंग की, और इसके साथ साथ अभिषेक तंवर के 4 मैच में 6 विकेट हैं, 4 मैच में 5 विकेट है सिलाम रासन के। बाकी कोई प्लेयर या तो खेला नहीं या तो औसिक श्रीनिवास जैसे प्लेयर खेला है तो उसको कोई भी विकेट 4 मैच में मिला नहीं है। तो इन 6 प्लेयरों को लेकर के डाउट्स हमारे दूर तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्वप्निल सिंह के जहां पर या तो लोकेश राज को या तो प्रेम कुमार को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या हमको वेन्यू के स्टैट्स देख करके कुछ आंसर मिलेगा इस डाउट का, तो वो देखने के लिए अगर पाएं तो वेन्यू पर भी आसिक के ने 2 मैच खेल करके 47 रन बनाए, नंबर ठीक ठाक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मौकित हरिहरन इस मैदान पर बिल्कुल फ्लॉप हुए, एक अच्छी पारी है केवल। बाकी बाबा पराजित के नंबर धमाकेदार हैं, नारायण जगदीशन के नंबर्स काफी शानदार हैं। इसके बाद विजय शंकर के आंकड़े तो बैटिंग का एवरेज 38 का है, 3 विकेट भी है 6 मैच में। स्वप्निल सिंह के 8 मैच 147 रन है, 4 ही विकेट है, तो इनके नंबर थोड़े से कमजोर बनते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उसमें सुनील कृष्णा तो मिस ही कर देना है, दिनेश राज को लेकर के कोई डाउट है नहीं कि इनको टीम में नहीं लेना है, अभिषेक तंवर को लेकर के कोई डाउट है नहीं कि इनको हमको कतई छोड़ना नहीं है। और लेकिन यहीं पर आगे आप आकर के देखें ना तो जो हमको डाउट्स थे स्वप्निल सिंह को लेकर के, सिलाम रासन, लोकेश राज, प्रेम कुमार, जिसमें से सिलाम रासन
चूंकि पूरे 4 ओवर कर रहे हैं तो इनको लेकर के तो कोई डाउट बनता नहीं, और इसी वजह से इनको मैं मिस करूंगा भी नहीं अपनी टीम से। लेकिन अगर आप देखें तो लोकेश राज के इस मैदान पर 4 मैच में 8 विकेटें हैं, जिसमें से 5 विकेट पिछले ही मैच में मिला, और इंटरेस्टिंगली जो 8 विकेटें हैं वो सेकेंड इनिंग के अंदर आई हैं, पहली इनिंग के अंदर विकेट इनको नहीं मिला यहाँ पर एक ही मैच में, तो वहां पर एक अच्छे इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं। प्रेम कुमार के भी 2 मैच पर 2 विकेट इस मैदान पर हैं, तो अगर एक चीज आप कर सकते हैं, या तो स्वप्निल सिंह को भी ड्रॉप करिए, सिलाम रासम को भी ड्रॉप करिए, इन दोनों को लेकर के जाइए, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि एक और चीज फैक्ट है कि सिलाम रासम स्वप्निल सिंह अगर दोनों को देखेंगे ना तो चांसेस होते हैं कि 6 से 7 ओवर ये दोनों करेंगे, तो वही सेम चांसेस इन दोनों को भी लेकर के बनेंगे कि इन दोनों को भी लेकर के जाएंगे तो 6 से 7 ओवर करेंगे। तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं, या तो स्वप्निल सिंह और प्रेम कुमार को लेकर के जाइए, या तो लोकेश राज और साथ ही साथ यहाँ पर सिलाम रासम को एक साथ लेकर के जाइए, और या तो दोनों स्पिनर को लेकर के जाइए, या तो दोनों पेसर को लेकर के जाइए। ये सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाते टाइम। बहुत ही शानदार टीम आपकी बनेगी चेपॉक सुपर गिलीज की तरफ से। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखिए, जहां पर मोहित हरिहरन को स्पिन बॉलिंग पर दिक्कत होती है, किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग पर, खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन पर। विजय शंकर को कोई ऐसी स्पेसिफिक दिक्कत है नहीं, लेकिन इन 2 इंडिविजुअल बॉलर्स पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी बाबा अपराजित को भी लेग स्पीड पर दिक्कतें होती हैं। सामने की टीम में ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो आप सामने जरूर देखिएगा, और बाकी के बैटर्स के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी एक बात तो पक्की तौर पर है, दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप की टीम में है। चेपॉक सुपर गिलीज की टीम फिलहाल इस मैच को मुझे तो डोमिनेट करते दिखाई पड़ रही है, इसी वजह से कप्तान और वाइस कप्तान के दोनों ऑप्शन जो कॉमन है आज की इस मैच में फैंटेसी की टीम बनाते हुए आप देखेंगे चेपॉक की ही टीम की तरफ से। लेकिन एक चीज आपको मैंने बताई है क्लियरली कि विजय शंकर को कब कप्तान बनाना है, कब नहीं बनाना है, और उसमें आपके पास जो और ऑप्शन बन जाते हैं हरी निशांत, अभिषेक तंवर और सनी संधू भी, सनी संधू ग्रैंड लीग के लिए, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच की क्या फाइनल टीम बनेगी उस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो भी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाऊंगा पिच रिपोर्ट के साथ। लिंक उनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मैंने दे रखा है, दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, और ये पूरा वीडियो देख करके अपनी ग्रैंड लीग की शानदार टीमें बनाइए। स्मॉल लीग की टीम तो आपको मैं देने ही वाला हूँ। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।